दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। हम अभी बोर्ड की जो किताब है कक्षा 9 की, उस किताब के जो पाठ हैं, उन पाठों में से उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं जो हमारे परीक्षा पर आधारित है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये कंप्यूटर संचार पढ़ेंगे और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन परीक्षा में आपको मिलने वाला है, ये गारंटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही आपका एक प्रश्न हर परीक्षा में, प्री बोर्ड में, टेस्टों में आ रहा है। तो आज देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 2 प्रकार के प्रेषक, एक तार वाले माध्यम और एक बिना तार वाले। तो तार वालों में सबसे पहले आपको ये एक नाम याद रखना है, कौन-सा? ट्विस्ट पेयर केबल, जिसको बोलते हैं टीपीके, टीपीसी, ट्विस्ट पेयर केबल। इसमें से आपको याद क्या रखना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको याद रखना है ये लाइन, ये सबसे पुराना और सस्ता साधन है, यानी कोई भी आपकी मोबाइल की हो, किसी एम्पलीफायर की हो, जो केबल होती है उसकी यहाँ पर बात की है। अगला फिर है यूटीपी यानी अनशील्ड ट्विस्ट पेयर केबल। इसमें आपको क्या याद रखना, ध्यान रखना, जो हमारे मोबाइल फ़ोन होते हैं, पहले पुराने ज़माने वाले टेलीफ़ोन होते थे, उस टेलीफ़ोन में ये केबल काम में आती है। यानी ये केबल सामान्य टेलीफ़ोन सिस्टम की केबल के रूप में काम आती है। लैन के रूप में इसको भी आप समझ सकते हैं, लैन के रूप में ये बहुत प्रचलित है। लैन का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क। आगे देखो, अगला आपका है शील्ड ट्विस्ट पेयर केबल और यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि ये डाटा संचरण की गति तथा गुणवत्ता के मामले में एचटीपी से अधिक बेहतर है और कम दूरी, यानी कम दूरी जो होती है ना, उस कम दूरी के मामले में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ से आप देख सकते हो, कम दूरी के संचार यानी कम से कम 1 किलोमीटर तक इस केबल का उपयोग किया जाता है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गई होगी। अगली है ये कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल जो केबल होती है उसमें से आपको यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है। इस केबल का जो उपयोग है वो कहाँ पर किया जाता है? तो ध्यान देना, कोएक्सियल केबल का उपयोग केबल टीवी ट्रांसमिशन, लंबी दूरी के टेलीफ़ोन संचार और कम दूरी पर स्थित कंप्यूटर यंत्रों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना इस बात को। अब बात करेंगे बिना तारों वाले, बेतार, और यहाँ से आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछेंगे कि वायरलेस ट्रांसमिशन जो मीडिया है उसके कौन से एग्जाम्पल है और उसमें कौन सी तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं। इसमें आपको याद रखना है कि संचार का जो साधन है हमारे पास में, उसमें कौन सा वायरलेस काम लेता है? तो रेडियो वेव, इसमें आपको याद रखना है। वर्तमान में जो भी एफएम चलते हैं बड़े बड़े नगरों में, उसके अंदर यही रेडियो वेव काम में ली जाती है। फिर अगला है आपके सामने सूक्ष्म तरंग प्रसारण। इसमें से याद रखना, सूक्ष्म तरंग प्रसारण उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगों के माध्यम से होता है और सूक्ष्म तरंगें केवल एक सीधी रेखा में चल सकती है। इनके मार्ग में कोई बड़ी इमारत, पहाड़ व अन्य बाधा आ जाने पर ये पार नहीं कर सकती। ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। इसका आप चित्र देख सकते हो, ये देखो, ये जो माइक्रोवेव संचरण है, इसमें आपके सामने ये जो एक खंभे से दूसरे खंभे में जिस प्रकार से जाती है, तो इसमें आप माइक्रोवेव का ये देख सकते हैं। अगला है वो है उपग्रह संचरण, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए आपके सामने एक शब्द है, उसको आपको याद रखना है। वो शब्द क्या है? वो है सूक्ष्म तरंग। ये सूक्ष्म तरंग संकेतों का उपयोग करने में वर्तमान में उपग्रह के अंदर काम आता है। इसका मैं आपके सामने क्वेश्चन बताता हूँ किस प्रकार से प्रश्न आपका बनता है। यहाँ देखो, जैसे देखो आपके सामने क्वेश्चन है, विच वेव इज यूज फॉर ट्रांसमिशन बाई सैटेलाइट। तो आपने अगर देखा होगा तो वहाँ पर ये माइक्रोवेव ऑप्शन में अगर आपको मिलेगा तो आप इसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से देखना। फिर अगला है मोस्ट, यहाँ से अवरक्त किरण संचरण, इनफ्रेंड ट्रांसमिशन। आपने अगर मोबाइल फ़ोन या रिमोट कंट्रोल या टीवी का रिमोट, प्लेयर का रिमोट, किसी एम्पलीफायर का रिमोट या किसी होम थिएटर का रिमोट देखा है, तो उस रिमोट के अंदर जो तरंगें होती है उनको इनफ्रेंड रे कहा जाता है। याद रखना, इसको भूलना नहीं। तो दोस्तों यहाँ से इस लाइन को आपको पकड़ना, टेलीविज़न हो, म्यूजिक सिस्टम हो, इसमें जो रिमोट होते हैं वो रिमोट वर्तमान में इसी चीज़ यानी इस इनफ्रेंड ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है। मुझे लगता है ये लाइन आपको याद रखनी है परीक्षा के रूप में। अगला और लेटेस्ट शानदार शानदार हमारा क्या, हमारा वाईफाई। मित्रों, आपको वाईफाई को सबसे पहले तो इंग्लिश में जो फुल फॉर्म है याद होनी चाहिए। वाईफाई का मतलब वायरलेस फिडेलिटी, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और अब आपको बताऊंगा वाईफाई से आपको क्या याद रखना है। वो ये है कि याद रखना कि वाईफाई का जो मानक होता है नेटवर्किंग में, वो संचार में 802.11 होता है और इसकी आवृत्ति 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ होती है। ये आपको याद रखना है। और दूसरा आपको याद रखना है, वाईफाई जो होता है वो वाईफाई की हॉटस्पॉट कहलाता है और आजकल समूची दुनिया के अंदर वाईफाई से, फ़ोन से, लैपटॉप के माध्यम से हम जुड़ने का काम करते हैं। अगला है ब्लूटूथ, और ब्लूटूथ से आपको क्या याद रखना है? वैसे आप ब्लूटूथ से समझ गए होंगे। याद ये रखना है कि ब्लूटूथ में जुड़ने का जो सिस्टम है उसके लिए हमें रेडियो तरंग जो नाम है उसको याद रखना है। यानी रेडियो तरंग ही ब्लूटूथ को आपस में जोड़ने का काम करती है। मुझे लगता है पहले याद हो गया आपको। दूसरा याद रखना है कि ब्लूटूथ से हम इतनी चीज़ आपस में जोड़ने का काम कर सकते हैं। ब्लूटूथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में, मोबाइल फ़ोन में, टैबलेट में, लैपटॉप में, पर्सनल कंप्यूटर में, प्रिंटर में, डिजिटल कैमरा, वीडियो गेम कंसोल इत्यादि को जोड़ने के लिए वर्तमान में ब्लूटूथ का उपयोग कर सकते हैं। अगला फिर आपको याद रखना है डाटा संचरण के रूप, ट्रांसफर ऑफ डाटा, फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। याद क्या रखना है? इसके दो भाग आपको याद रखना है, एक एनालॉग और एक डिजिटल। एनालॉग में आपको ये लाइन पकड़नी है, एक टेलीफोन सिस्टम जो होता है वो एनालॉग डाटा संचरण का उदाहरण है। मुझे लगता है इसमें आपको ये जो चीज़ है वो याद रखनी है। दूसरा आपको याद रखना है कि एनालॉग कंप्यूटर को डिजिटल में बदलने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? याद रखना, उसको बोलते हैं डीमोड्यूलेशन।
याद रखना, ये क्या है कि कंप्यूटर को भेजने से पूर्व एनालॉग संकेतों को डिजिटल के संकेतों बदलने के लिए इसे डीमोड्यूलेशन किया जाता है। मुझे लगता है आपको याद हो गया। फिर आपको कंप्यूटर नेटवर्क के उद्देश्य याद रखना है। तो पहला उद्देश्य आपको याद रखना है साधनों को मिलाकर इसका उपयोग करना। दूसरा जो इसका उद्देश्य वो याद रखना कि संचार जो माध्यम है उसके रूप में इसका उपयोग। तीसरा याद रखना कि विश्वसनीयता व उपलब्धता के रूप में। चौथा याद रखना है इसमें लागत में कमी आती है ना। तो उसके बाद में कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग और किस किस चीज़ों में कर सकते हैं। तो पहला हो सकता है दूर दराज की पहुँच तक, यानी एक व्यक्ति चाहे रेल हो, रोडवेज हो, वायुसेना हो, कोई सा भी हो, उसके लिए भी हम वर्तमान कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। दूसरा फैक्स, फैक्स को कौन नहीं जानता है, यानी नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर फैक्स भेजा जा सकता है, ये भी आपको याद रख सकता है। फिर तीसरा जाना पहचाना सबसे प्रसिद्ध है वो है ईमेल, जिसको वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं, और ये भी कंप्यूटर का सबसे आवश्यक अंग वर्तमान में हमारे सामने है। अगला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हालांकि अभी व्हाट्सएप के ज़माने में इतना हो नहीं होता है, लेकिन किस ज़माने में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी बहुत शानदार थी। आज भी हमारे जो भी गवर्नमेंट के अधिकारी है वो भी आज वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्राइम मिनिस्टर कलेक्टर के माध्यम से मीटिंग लेते हैं, या एक कई बार ऑनलाइन सर्विस जो होती है। आप अभी देखते हैं कि ऑनलाइन सर्विस में भी कंप्यूटर आईसीटी कितना उपयोग कर रही है, जिसमें ट्रेडिंग है, शॉपिंग है, बैंकिंग है, एजुकेशन है। और आप देखते हैं कि अभी जो पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का जो माध्यम है यूट्यूब, वो भी एक प्रकार से इस आईसीटी में जुड़ा हुआ है। अब पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की श्रेणियाँ। तो यहाँ पर जो लोकल एरिया नेटवर्क है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। फिर आपको यहाँ से एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है, वो भी आप याद रखना। ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो जुड़े किससे होते हैं, तो ध्यान रखना ये जो सारे कंप्यूटर होते हैं वो ट्विस्ट पेयर केबल अथवा क्रोशियल केबल द्वारा जुड़े होते हैं। आप एक साथ में 100 से भी अधिक कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, मतलब 100 से अधिक कंप्यूटर को नहीं रखा जा सकता है एक लेन में, लेकिन इसके लिए अगर आप लेन का उपयोग करते हैं तो लेन क्या करता है कि अनेक प्रकार की चीज़ों को जोड़ सकता है। फिर अगला आपको याद रखना है मेन, इसकी फुल फॉर्म याद रखना है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें से आपको याद रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है। मेन का प्रमुख जो उद्देश्य है वो प्रमुख उद्देश्य है सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर संसाधनों को मिलाकर इसका उपयोग करना। फिर अगला आपको याद रखना है WAN। वेन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, और ये क्या करता है, ये पूरे विश्व के कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर आपको वाइड वेन से ना एक चीज़ याद रखनी है, ये इंटरनेट वेन का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये लाइन आपको इसमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। चित्र के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं। देखो ये जैसे कंप्यूटर हैं, विश्व के अंदर सभी जो हैं वर्तमान में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इस जुड़ने में जो वर्तमान जो इंटरनेट है वो एक क्या है, माध्यम है। फिर दोस्तों अगला है नेटवर्क युक्तियाँ। नेटवर्क युक्तियाँ में हमें एक मोडेम जो होता है उस मोडेम को भी पढ़ना है। हालांकि ये लंबा चौड़ा मैटर है, लेकिन यहाँ मोडेम से एक चीज़ आपको ध्यान ही रखनी है, वो क्या है कि जो मोडेम होता है उसमें ये आपको याद रखना है क्या करता है, ये डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलना मॉड्यूलेशन कहलाता है, तथा एनालॉग संकेतों को डिजिटल में बदलना डीमोड्यूलेशन कहलाता है। तो ये लाइन आप, हालांकि इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो बात है वो एक इंपॉर्टेंट बात है, और इसको भी आप याद रखना। दोस्तों फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम आज आ जाते हैं ना। पहला बिंदु क्या कह रहा है कि किसी कंप्यूटर का भरपूर उपयोग तभी संभव है जब अन्य कंप्यूटर से वो क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। दूसरा इसका पॉइंट याद रखना कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए डाटा के आदान प्रदान के को डाटा संचार कहते हैं। फिर तीसरा क्या याद रखना है कि परंपरागत साधनों में सूचनाओं के आदान प्रदान में काफ़ी समय लगता है, तथा इसकी कीमत भी निरंतर बढ़ती जाती है, और कंप्यूटर की मदद से ये संचार की गति क्या हो सकती है, तीव्र हो सकती है। फिर अगला याद रखेंगे क्या कि प्रेषक व प्राप्तकर्ता के बीच डाटा संचरण के लिए किसी भी भौतिक माध्यम का होना आवश्यक है। इसी माध्यम को प्रेषक माध्यम अथवा संचार चैनल के नाम से भी जानता है। फिर पांचवा पॉइंट क्या है, प्रेषक माध्यम को सामान्य दो भागों में बांटा है, तार वाले और बेतार वाले। मैंने आपको बता दिया था ऊपर वाली क्लास में, देख सकते हैं। फिर इसमें याद रखना तार वाले प्रेषण माध्यम में ट्विस्ट पेयर केबल, क्रोशियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर है। तो आपसे पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी तार वाली केबल नहीं है, तो इन तीनों का आप याद रखना। ठीक है, साथ में आपको बेतार से भी संबंधित कुछ बातें याद रखनी है। बिना तार वाले प्रेषण माध्यम में रेडियो तरंग 1, माइक्रोवेव 2, संचार करे 3, इंफ्रारेड किरणें 4, वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 6। यानी आपसे सम्मिलित भी पूछ सकते हैं, या इसमें से कौन सा असंगत है वो भी पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा आप ध्यान से देखना। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो डाटा संचरण के लिए सामान्य जो विद्युत इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल होते हैं वो वर्तमान में दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल, याद रखना। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि डाटा संचरण के लिए जब कोई स्वतंत्र कंप्यूटर को किसी माध्यम से एक साथ जोड़ा जाता है तो उस जोड़ने वाली चीज़ों को क्या कहते हैं, तो मुझे लगता है आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर है कंप्यूटर नेटवर्क के मुख्य उद्देश्य साधनों को मिलाकर काम लेने वाले संचार साधनों के रूप में उपयोग किया जाता है। और तीसरा है कंप्यूटर नेटवर्क को, ये जो 11 पॉइंट है उसमें आपको याद रखना है कि कंप्यूटर नेटवर्कों को तीन मुख्य श्रेणियाँ, लेन, मेन और वेन। तो यह आपको अच्छी तरीके से याद रखना है क्या कि तीन प्रकार की है, ले, में और मेन। कंप्यूटर नेटवर्क की तीन मुख्य श्रेणियाँ, लेन, मेन और वेन। और अगला आज का जो 12वां इंपॉर्टेंट बिंदु है वो बिंदु हमारा कौन सा है कि किसी नेटवर्क के नोड्स को परस्पर जोड़ने के तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं। और टोपोलॉजी से ये निर्धारित होता है कि नोड्स के मध्य डाटा संचरण के लिए कौन कौन से पथ उपलब्ध है। आइए कुछ अभ्यास प्रश्नों पर भी हम नजर। तो दोस्तों इसका पहले का होगा सी, दूसरे का होगा डी, तीसरे का होगा बी, क्रोशियल केबल, चौथे में होगा, नहीं सॉरी, तीसरे में अपनी ये सी है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, जबकि चौथे के अंदर है इनमें से कोई भी नहीं है। पांचवें के अंदर रहेगा पाइप, छठे के अंदर आपका रहेगा रेडियो लिंक संचरण, सातवें में रहेगा बी 3, आठवें के अंदर आपका ब्लूटूथ ए,
9वें के अंदर है आपका लेन और 10वें के अंदर है ब्रिज। तो मुझे लगता है आपको, हालांकि थोड़ी बड़ी बन गई कक्षा, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।